नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। आज हम आरपीएससी में पूछे हुए अर्थात आरपीएससी के जो पेपर है लेक्चरर के, उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, राजपूताना मध्यवार सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अमृतसर, दिल्ली, अजमेर, नागपुर या इनमें से कोई नहीं? इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे इसका। वैसे तो इसका आंसर नागपुर है। चलिए अगला इसकी व्याख्या। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन साल 1920 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी है, जिसमें स्थापना 1918 से 1919 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुई थी। इसकी स्थापना जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनकी पेपर पत्रिकाएं जो अध्यक्ष हैं या छापते हैं एडिटर जनरल के रूप में, विजय सिंह पथिक के प्रयासों से हुई थी। इसका पहला सत्र दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुआ था। इसका मुख्यालय अजमेर में था। इसका दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में ही किया गया था। इसका तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में जवाहरलाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आरपीएस में आए हुए क्वेश्चन है, आरपीएससी का पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। अब जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और एक विकल्प चुनिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद्दीन खुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। दूसरा कथन है, जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया था। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों सही या दोनों गलत है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अलाउद्दीन ने मलिक कमाल उद्दीन के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना भेजी थी, ये सही बात है। जालोर के विरुद्ध सिवाना में इन्होंने सेना भेजी थी और दैया सेजवाल विक्रम को सोने का लालच देकर गुप्त मार्ग का रास्ता बतवाया था, ये भी सही बात है। दोनों कथन सत्य है इसमें से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये इसकी पूरी व्याख्या है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ज्वाला माता मंदिर, जोबनेर, केवाय माता मंदिर, केंसरिया, सुंदा माता, सांबर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, आप खुद सोल्व कर लोगे इसे व्याख्या के अनुसार। राजस्थान में ज्वाला माता मंदिर मुख्य रूप से दो स्थानों पर स्थित है, जोबनेर में भी है और जोधपुर में भी है। और केवाय माता मंदिर केंसरिया राजस्थान में है और सुंदा माता मंदिर लगभग 900 वर्ष के करीब पुराना है और जो ऊंची पहाड़ियों में बसा हुआ है। इनमें मां सुंदा की मूर्ति स्थापित की जालोर जिले में बीरमा सुंदा में स्थित है। राजस्थान का पहला रोपवे यहीं पर लगा हुआ है, पहला रोपवे राजस्थान का। यह केवाय माता मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है और ज्वाला माता मंदिर जोबनेर और सुंदा माता मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बीन शिक्षा के लिए खड़गलाई आश्रम की स्थापना की थी? इसका आंसर देखते हैं। ये माणिक्य लाल वर्मा इसका सही आंसर है। इसकी पूरी व्याख्या, माणिक्य लाल वर्मा ने कहां पर आश्रम की व्यवस्था की थी और इसका इफेक्ट क्या पड़ा था, प्रभाव, महत्व, उद्देश्य क्या थे और इनका प्रभावशीलता क्या रही, ये इस प्रकार का दिखता है। ये माणिक्य लाल साहब है। एक खड़गलाई आश्रम में स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक विकास और खड़गलाई आश्रम के प्रमुख कार्य स्कूल, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक कार्य, स्पेल समुदाय खड़गलाई। ये स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला से संबंधित है? इसकी पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? चौहान, प्रतिहार, गोहिल, परमार, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर देखते हैं। इसका परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या, वास्तुशिल्प का एक नमूना है जो अर्थुना मंदिर के राजस्थान बांसवाड़ा जिले में स्थित प्राचीन खूबसूरत मंदिर है। इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, राजवंश। और इतना खास क्यों है और प्राचीन शिलालेख कौन कौन से मुद्रित है और अर्थुना का इतिहास, निष्कर्ष।
कुछ इस प्रकार का दिखता है ये मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? राव सात की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, मालानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री। यह इनमें से आपको नहीं आता। चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर तीसरा है, यह महमूद बेग की पुत्री थी। और ये रही इसकी व्याख्या। आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या थे? ये प्री और मेंस आपको दोनों में आपको हेल्प करेगा ये व्याख्या। सरस्वती भंडार, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, पुस्तक प्रकाश और शास्त्र भंडार, जोधपुर, आमेर, बीकानेर, जयपुर, इनमें से कौन सा सम्मिलित है? देखिए इसमें ये जो दो दे रखे हैं ये तो चलिए आपको इसकी व्याख्या से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक प्रकाश भंडार 3 से 4 जगहों पर है और शास्त्र भंडार भी 3 से 4 जगहों पे है। तो अपन इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस सही होगा, ये पहला और दूसरा, जो कि सरस्वती भंडार उदयपुर में और अनूप संस्कृत भंडार बीकानेर में। इसी से सही आंसर चुनना पड़ेगा। बाकी ये दो है, पुस्तक प्रकाश भंडार और शास्त्र भंडार, ये जोधपुर, आमेर, ऐसे कई जगहों पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। चलिए इसकी व्याख्या से आपको सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। और अनूप संस्कृत भंडार कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसकी व्याख्या स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, पॉज करके पढ़िएगा। और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। जो मानसिंह पुस्तकालय कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगला क्वेश्चन, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? मेवाड़, जोधपुर, बंगाल, मेरवाड़ा, या आपको नहीं आता? आंसर देते हैं। इसका सबसे पहले प्रभाव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में था, क्योंकि जो सबसे पहले इसका प्रभाव बंगाल में पड़ा था, क्योंकि वहां क्रांतिकारी गतिविधियां सबसे पहले होती थी और सबसे ज्यादा। और वैसे देखा जाए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल है, नहीं सॉरी बंगाल है, आज जो आज का पश्चिम बंगाल है वो भी इसमें इंक्लूड था। तो कि काफी बड़ा क्षेत्र था बंगाल और घनत्व भी ज्यादा था, इसलिए सबसे ज्यादा एक्टिविटीज बंगाल में दिखाई देती थी। तो इस वजह से बंगाल के कुछ सैनिक भी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि राजस्थान में एक सेना का गठन था जो जिसमें बंगाल के सैनिक थे, जिस वजह से इनके साथ पक्षपात किया गया, जिससे विप्लव हुआ 1857 की क्रांति का। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 27। अगला क्वेश्चन, इसकी पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, प्री और मेंस दोनों में काम आई है। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? भूरीलाल वैन, रमेश चंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, ये आपको नहीं आता। कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका बलवंत सिंह मेहता इसका सही आंसर है और इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। और ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला और दिन तिथि सुमेलित है? बाणगंगा मेला जो है वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है, बाणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को पड़ता है, डिग्गी का मेला श्रावण महोत्सव, कपिल मुनि का मेला कार्तिक महोत्सव। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। बाणगंगा मेला हर वर्ष बैसाख जो कि अप्रैल मई में होती है कि पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। और बाकी पढ़ लीजिएगा। और अगला मेला गणेश्वर मेला जो कि दक्षिण राजस्थान का सबसे बहुत फेमस मेला है, ये आदिवासियों का मेला कहा जाता है। अगला है, इसमें ये दांगड़ी नृत्य करते हुए कुछ महिलाओं को देखा जा सकता है। दांगड़ी नृत्य साउथ राजस्थान में देखा जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला उसके बारे में, और कपिल मुनि जी का मेला जो कि बीकानेर में भरता है। इसकी खासियतें कपिल मुनि जी के बारे में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज। आरपीएससी का पेयर टेस्ट पेपर चल रहा था पार्ट 2।
बगल बंडी क्या है? साफे का एक प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र, विशेष प्रकार का आभूषण, ये आपको नहीं आता। कौन सा सही आंसर? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह एक पुरुषों का ऊपरी वस्त्र होता है जो सामान्य रूप से कुर्ता बोलते हैं। सामान्य जीवन में आप अभी देखेंगे फोटो में तो सब पता चल जाएगा। ये पुरुषों का एक ऊपरी वस्त्र होता है। इसकी पूरी व्याख्या अभी आपको समझ में आ गया होगा। बगलबंडी क्या होता है फोटो में देख के। यह एक मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर पहना जाता है। ये एक लंबा कुर्ता जैसा होता है, अर्थात घुटने तक आता है ये लेकिन इसमें 2 चौड़े पैनल या फ्लैप होते हैं जो सामने की तरफ ओवरलैप होते हैं और दोनों तरफ जुड़े तारों से बंधे होते हैं। बगलबंडी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस काल में हुई थी? महाराणा कुंभा काल में, महाराणा राज सिंह, सवाई जय सिंह, अनूप सिंह या नहीं आता? कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये काम प्रबोध, महाराणा कुंभा और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ये मध्यकाल से संबंधित है, अर्थात इनमें से मध्यकालीन महाराणा कुंभा ही है। ये श्राद्ध चिंतामणि है का फोटो आपने देखा होगा। इसकी कुछ व्याख्याएं और श्राद्ध चिंतामणि जो ग्रंथ है, प्रबंध चिंतामणि और श्राद्ध चिंतामणि ये दोनों अलग अलग है। चतुर्वर्ग चिंतामणि ये हेमाद्रि पंडित हेमपंत द्वारा लिखी गई थी। यह चतुर्वर्ग चिंतामणि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? मिर्जा हाकिम, शाहबाज खां, मानसिंह, राजा जगन्नाथ कछुआ या नहीं आता? देखिए आपको सबको पता होगा ये जगन्नाथ कछुआ ये तो हो ही नहीं सकते। मानसिंह को ही इनको समझाने के लिए भेजा गया था। बाद में राजपूतों के खिलाफ लड़ने के लिए महाराणा मानसिंह को ही भेजा गया था, आमिर शासक। इसकी व्याख्या स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्य का लेखक है? श्री कृष्ण राम भट्ट, सीताराम भट्ट पर्णकर, अंबिका दत्त व्यास, मधुसूदन ओझा या 5वां अनुत्तीर्ण प्रश्न, अर्थात आपको नहीं आता। कौन सा सही आंसर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण राम भट्ट इसका सही आंसर है और ये कुछ इस प्रकार के दिखते थे। जयवंश महाकाव्य एक प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है, लेकिन इसके लेखक के बारे में निश्चित रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये जो लाइन थी वो गलती से लिखाई में आ गई थी। पहले इनके बारे में मिल नहीं रहा था, परंतु बाद में इनके बारे में सारी जानकारी मिल गई। अर्थात इनकी जानकारियां इनके महाकाव्य श्री कृष्ण भट्ट के बारे में कई ब्लॉग पोस्ट भी उपलब्ध हैं, इंटरनेट पर मिल जाते हैं और किताबों में भी इनके बारे में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र है? भपंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। देखिए अभी इन सबका डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। यह है भपंग, जो कि ये एक तार से बंधा होता है। एक हाथ में इस मुंदड़ी को पकड़ते हैं और बगल में इसको दबाते हैं और इस तार को बजाते हैं। काफी प्यारी आवाज निकलती है इसकी। ये भपंग है, तत्ववादी यंत्र, अर्थात भपंग ही सही है। मोरचंग के बारे में देखते हैं। ये मोरचंग है, ये मुंह से बजाया जाता है, अर्थात ये तार जो होता है ये तन्य तार होता है। इसको मुंह में डालकर हिलाते हैं तो ये मुंह के अंदर आवाज को वाइब्रेट करता है। आवाज गूंजती है मुंह के अंदर। मुंह अंदर से थोड़ा खाली रखना पड़ता है इससे, तो उससे अलग अलग सुरों का वादन होता है। इसे मोरचंग कहा जाता है। इस प्रकार से बजाया जाता है। और यह है खड़ताल, अर्थात घनवाद्य यंत्र, जो मंदिरों में आपको आसानी से मिल जाती है, जिन्हें झंझनिया बोलते हैं। और अलगोजा कुछ इस प्रकार का होता है। ये तो आप सब जानते होंगे, सुरवाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजाजी खड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे।
दूसरा कथन है लच्छा गुजरी की गायों को रक्षार्थ तेजाजी ने विकट लड़ाई लड़ी थी। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों सही है, दोनों गलत? देखिए दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लच्छा गुजरी की गायों को बचाते हुए इनकी देहांत हुआ था। तेजाजी का विवाह पेमल से हुआ था और इन्हें नाग देवता के नाम से भी जाना तेजादशमी जन्म तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। और नागवंशी तेजाजी का परिवार नागवंशी क्षत्रिय जाट थे। उनकी माता का नाम राम कंवरी और खरनाल के मुखिया थे इनके पिताजी, जो कि नाम ताहड़ जी था। ताहड़ जी या ताहड़ जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरी कहानी जो लता गुजरी के अपने ससुराल से लौटते वक्त हुई थी घटनाएं, उसके बारे में। यह सन 1074 ईस्वी के खरनाल नागौर में हुआ था ये सब प्रकरण। अगला क्वेश्चन। मोहम्मद शाह ने के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? अर्थात जो मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह के नेतृत्व में, उन्होंने राजस्थान में आकर किसके पास शरण ली थी? रतन सिंह, कानड़देव, शीतलदेव, हमीर या इनमें आपको नहीं आता? देखिए मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है जब। आंसर भी देखते हैं चलो। इसका सही आंसर हमीर, राणा हमीर है, रणथंभौर के शासक, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर बाद में जोहर भी हुआ था काफी। युद्ध भी हुआ था जिसे जल जोहर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? चांट, पौत, नौगरी, ओखरी। देखिए इसका आंसर तो एक ही है, परंतु हम चारों के बारे में बताएंगे। ये जो चार्ट है इसे तो माथे पर लगाया जाता है और पौध को गले में का आभूषण है और जो नौकरी है इन्हें हाथों में, अर्थात इसका ओखरी इसका सही आंसर है। अर्थात कान का आभूषण ओखरी है। कान और नाक, गले, झुमके, इन सबके जो अलग अलग आभूषण हैं उनके बारे में स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, इनको पढ़ लीजिएगा। निम्न निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मोनोट नैणसी या बांकीदास? देखिए इसका कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 या तीन प्रश्न। देखिए देश दर्पण जो है यह नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मोनोट नैणसी, बांकीदास, इनमें से किसी ने नहीं लिखा था। ये बलवंत सिंह मेहता जी ने लिखा था, जो एक अर्थशास्त्री थे। देश दर्पण। और यह प्रश्न बोनस का था। इसमें से अनुत्तरीय प्रश्न जिसने भी लिखा था उसको इसका बोनस पॉइंट मिला था। अगर इनमें से किसी किसी को चारों में से किसी ने लिखा उसको बोनस पॉइंट नहीं मिला था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोराट पठार का औसत ऊंचाई 1337, 1172, 1041, 14 या 1225? इसका कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 या 5? देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसके 1225 मीटर भोराट के पठार की ऊंचाई है और इसके बारे में कुछ व्याख्याएं हैं। विशेषता अरावली पर्वत की सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा हिस्सा है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई थी? 2024, 2023, 2022, 2021? देखिए जो सरकार की नीति थी यह प्रभाव में 2023 से आई थी। इसके बारे में सारी डिटेल हरित जो इसके बारे में कुछ खास बातें। हरित हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करके जल इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, अर्थात जो एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव साइड तो ऑक्सीजन निकलती है, नेगेटिव साइड H2 गैस बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पॉज करके। और भूमिक्षरण एटलस के अनुसार, अर्थात जो इसका मापक्रम है उसके अनुसार राजस्थान में 2003 से 2005 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण, अर्थात किस प्रकार के मरुस्थलीकरण और भूमिक्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया? अधिवास के कारण मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण। भूमिक्षरण तो सब में एक जैसा ही है। और किस प्रकार के मरुस्थलीकरण? मरुस्थलीकरण अधिवास वाला, वायु अपर्दन वाला और वनस्पति क्षरण के द्वारा या जल अपर्दन के द्वारा? ये आपको नहीं आता। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
इन नकारात्मक परिवर्तन दिखा गया था और इस चरण के अनुसार 2003 से 2005 11 के मध्य भारत के अधिकांश भागों में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की स्थिति में काफी खराब बदलाव देखे गए थे। इस अवधि में मरुस्थलीकरण और भूमि के प्रारूप वृद्धि की गई थी। अत्यधिक कृषि, वन कटाई और पशु चराई इनके प्रमुख कारणों में से एक है। औद्योगिक गतिविधियां भी इनमें शामिल थी। जल परिवर्तन और सूखे की अत्यधिक वर्षा जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को मिट्टी के क्षरण हो रहा है। और इसमें वनीकरण, सिंचाई, फसल चक्र, पशु चराई पर नियंत्रण और इसके कमी के उत्पादक अर्थात कमी से इनको सुधारात्मक प्रक्रिया से इनको ठीक किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वेबसाइट UNCCD और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वेबसाइटों पर भी इस विषय में विस्तृत जानकारी मिल जाती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इस पर भी आप जाकर देख सकते हैं और वहां पर आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु और लिंगानुपात किस जिले में है? 12, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर। 0 से 6 वर्ष के कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 या आपको नहीं आता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका बांसवाड़ा सही आंसर है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जिला और लिंगानुपात 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात झुंझुनू जिले में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या नासवारी नदी के नाम से जाना जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती या सोम या पांचवा अंतिम प्रश्न। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रूपारेल नदी है। वैसे तो वराह नदी एक साउथ में भी है जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। जो राजस्थान में वराह नदी के या नासवारी नदी के नाम से जानी जाती है वो रूपारेल नदी है। इसकी व्याख्या, यह पर्यटन के हिसाब से काफी सौंदर्यगम स्थान है, काफी शांति और सुकून के स्थान है, इसके बारे में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सरदार संबंध झील तथा जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित है? राजसमंद, अलवर, पाली नागौर, अलवर अजमेर, पाली या बूंदी में या नहीं आता? सरदार संबंध झील और जैत सागर तो बूंदी में है और सरदार संबंध झील ये पाली में है। ये सही चौथा आंसर, इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या, ये सरदार संबंध झील है, वहां का कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये पूरी व्याख्या। और जैत सागर के बारे में जो बूंदी में अवस्थित है कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि मेन हाईवे से जब गुजरते हैं तो कुछ ये नदी दिखती है वहां से और एक गढ़ भी दिखता है। अगला क्वेश्चन, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल, एंटीसोल या नहीं आता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? ये इंसेप्टिसोल इसमें सही आंसर है। ये काली लाल दोमट मिट्टी हो कह सकते हैं इसे, लाल मिट्टी कुछ इस प्रकार की होती है। ये उपजाऊपन, ये मिट्टी उर्वरता में कमी होती। लाल मिट्टी की विशेषताओं में इसका रंग लाल, लो ऑक्साइड अर्थात ये FeSO4 इसके गुण FeSO4 अर्थात जंग लगा लोहा, भंगुर लोहा जिसे बोलते हैं, उसके कण इसमें मौजूद होते हैं। ये आयरन इंटेट है, इस वजह से इसका कलर ऐसा होता है। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों के मामले में तथा फसलें और क्यों पाई जाती है लाल मिट्टी? अरावली पर्वत, ये जिले अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित होती है अतः इस क्षेत्र में लाल मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। जलवायु इस क्षेत्र की शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु भी लाल मिट्टी के निर्माण में योगदान देती है। इंसेप्टिसोल जिसे सिरोही और पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अवस्थित है। अर्थात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो वर्षा और शुष्कता, आर्द्रता सब तरह से सक्षम है ये इस प्रकार की मिट्टी। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है? प्रतापगढ़, बारां, सिरोही, अलवर या अनुत्तीर्ण प्रश्न अर्थात हमें नहीं आता। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए इस प्रश्न में भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत, इसका प्रथम जो था
वो प्रतापगढ़ था और सेकंड था उदयपुर, अर्थात जिसको अनुत्तीर्ण डाला होगा उसको नंबर मिले होंगे इसमें। कुछ इस प्रकार से ये इसका भारत में कुल वनों का प्रतिशत 3.10% हिस्सा राजस्थान में, भारत का प्रतिशत राजस्थान में 3.10%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खरीफ की फसल और उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है? देखिए ये गेहूं, जो कि गेहूं तो खुद ही रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल में नहीं आती। गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां और मक्का, सीकर, जालौर ये खरीफ की फसल है। बाजरा अलवर, बाड़मेर, जयपुर और कपास धौलपुर, जालौर, प्रतापगढ़। तो कुछ एलिमिनेशन से भी हो सकता था। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। जो गेहूं की प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां ये सही आंसर है, परंतु ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। इन दोनों जिलों में करीब 4 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल होती है। इससे गंगानगर अनाज भंडार कहा जाता है, श्री गंगानगर को। और सबसे ज्यादा कपास भी श्री गंगानगर में ही होती है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्मों में सोना, कल्याण, सोनभद्र, साबरमती, कोहिनूर, बक्सिन। और भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान का चौथा स्थान है। रबी की और खरीफ की फसलों में 2 पैटर्न होते हैं, जिन्हें कई एशियाई मानसूनों में हिसाब से अपनाते हैं। रबी और खरीफ की फसल की शुरुआत और रबी की फसलों में सर्दियों में उगती है, जबकि खरीफ की फसलें मानसून के समय उगती है। रबी की फसलों के बोने के समय कम तापमान की जरूरत होती है, अर्थात जब सभी सर्दियां आनी होती है, शरद ऋतु आने वाली होती है, उससे पहले नवंबर, अक्टूबर नवंबर के समय की बात होता है ये सब। राजस्थान में मक्का के प्रमुख उत्पादक जिलों में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली शामिल है। राजस्थान में मक्का की W126 किस्म बोई जाती है। वहीं कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने मक्का की माही कंचन और माही धौल किस्म तैयार की है। मक्का की पैदावार कम उपजाऊ और असमान जमीन पर भी उगती है। राजस्थान में मक्का उत्पादक 8वें स्थान पर है। भील जनजाति का मुख्य भोजन है मक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बाजरा, जयपुर राजस्थान की राजधानी, जो कि गतिविधि व्यापारिक गतिविधियों के लिए ज्यादा होती है। और वस्त्र, गहने, हस्तशिल्प और चादर बाजार जैसे कई बाजार हैं। बाड़मेर में बाजरा अर्थात शुष्क फसलें में से शामिल है। बाजरा उत्पादक में बाड़मेर जिला सबसे आगे है और बाजरे का उत्पादन क्षेत्रफल दोनों ही मामले में देश के राजस्थान का पहला स्थान है। अजमेर फेल्सपार के उत्पादन अजमेर में जिला सबसे आगे है। गंगानगर राजस्थान कपास में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर अमेरिकन कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और इसके काफी लंबे रेशे होते हैं, जो कि गंगानगर में उपलब्ध होती है। कपास क्षेत्र में कम उत्पादन और उत्पादन ज्यादा। राजस्थान में कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की किस्में हैं। यहाँ गर्म और शुष्क जलवायु होती है। राजस्थान में लंबे तने वाले, छोटे तने और वाले दोनों तरह के कपास का उत्पादन होता है। राजस्थान में कपास का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर सूती कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही इसका निर्यात भी किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होती है, भारत में। अगला क्वेश्चन, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन शुभांकर निर्धारित किया गया है? कौन सा शुभांकर निर्धारित किया है वन्य जीवों के प्रति जागरूकता के लिए? जालोर जिले के लिए शुभांकर नया बना है। नेवला, भालू, कोडावन, खरगोश या आपको नहीं आता? देखिए इसका सही आंसर देखते हैं। ये भालू इसका सही आंसर है। भालू को इसका शुभांकर चुना गया था। ये रही व्याख्या, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा। देखिए ये अलवर है, जो जहाँ पर भिवाड़ी क्षेत्र, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, वो सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना गया है। इसका जो पीएम वैल्यू था वो करीब 400 से ऊपर था। 459, 450 के करीब है एक्यूआई लेवल, पर्टिकुलर मैटर लेवल जो था। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है, कहाँ पर है? मनसा माता पाली, झुंझुनू, बाड़मेर, अलवर। चलिए इसका आंसर झुंझुनू है।
मनसा माता कंजरवेंसी रिजर्व राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और 1972 के तहत बनाया गया था। यहाँ पैंथर सफारी शुरू करने की तैयारी चल रही है और रिजर्व में लगभग 15 पैंथर है। यहाँ पर पैंथर सफारी शुरू करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ योजना बनाई गई है। यहाँ पहाड़ियों में घोह, बागोर, कांकरिया मेन, धनावता, जेतपुरा, भोजगढ़, पोख और किशोरपुरा जैसे इलाकों में चार दीवारी बनाई जाएगी, अर्थात टोटल संरक्षित बफर जोन भी स्थापित किया जाता है। ऐसा ये तो कॉमन सी बात है, जब संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ये सब बनाए जाते हैं तो बफर जोन और जो मेन जो सेंसिटिव जोन इनको डिसाइड किया जाता है ताकि उनको जो लोगों की उनकी एक्टिविटी को नियंत्रित किया जा सके। और कोई जैसे जानवर वगैरह है वो कहीं बाहर जाए तो उसे सेंसिटिव जोन से अगर बाहर जाए तो कैमरे वगैरह फिट किए जाते हैं ताकि उनको ध्यान में रखा जाए, अर्थात पूरी तरह ध्यान रखा जाए उनका। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? महिला और पुरुष साक्षरता दर में कितना अंतर है? 13, 27, 20, 14। देखिए इस प्रश्न में भी थोड़ी गड़बड़ी थी, मैं आपको व्याख्या समझाता हूँ। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग 16.68% का अंतर था। पुरुष साक्षरता 82% थी और महिला साक्षरता 65.46%। जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ये तो थी भारत की साक्षरता दर, अर्थात भारत में अंतर। और राजस्थान में कितना था? करीब करीब 80% तो पुरुषों का था और महिलाओं का 52.66, तो इनका अंतर हुआ करीब करीब 27% के आसपास हुआ, 27 पॉइंट कुछ, जो कि सेकंड आंसर इसका सही है। अर्थात ये इर्द गिर्द ही देखा जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इसका सही आंसर 2 है। और नस्लें, भैंस जो कि गोमट, चनौदा, जाफरवादी, लोही, ऊंट, भेड़, बकरी इनकी किस्में हैं, इनका मिलान करना है। इसका चलो मिलान करते हैं। भैंस का था जफराबादी 3-3, ये भी ठीक है। उसके बाद 1-1, उसके बाद 2 और 4, इनमें है डिफरेंस है, एलिमिनेशन से कर सकते हैं आराम से। चलिए पूरी व्याख्या देखते हैं इसकी। दुनिया भर में बकरियों की 230 से ज्यादा है और ये भारत में बकरियों की कई नस्लें पाई जाती है। बकरियों की ये नस्लें हैं, कुछ इस प्रकार है। अगला देखते हैं जो भैंसों की नस्लें हैं। भैंसों की नस्लें मेहसाना, नीली, रावी, जाफराबादी, जो कि आंसर में भी है, उसमें प्रश्न में है। और ऊंट की जो नस्लें हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, डोडोमेट्री और बैक्टीरियन, जो कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, डबल कोबर वाला ऊंट को जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र में? अभ्रक, यूरेनियम, पन्ना, तांबा और नहीं आता। तो इस नाथरा की नेरी, टुनका और सिंदरिया ये अभ्रक के खाने हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काफी यूज होता है। ये जिन्हें चमक बोलते हैं, जैसे पुरानी प्रेसों में आया करती थी पहले, हीट रेजिस्टेंस का कार्य करती है। चलिए इसका व्याख्या में, ये भीलवाड़ा में है। भानुसर, टुनका, नाथ की नेरी, चापरी, घोगास ये अभ्रक के खाने हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, श्री सीमेंट, जेके टायर, ये ब्यावर, चूरू, कांकरोली, गुलाबपुरा, इनका सही मिलान करना है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। ये सरकारी मिल कोऑपरेटिव जो थी ये तो है गुलाबपुरा में, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा सही है। और राजस्थान में कतई मिल्स गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में है। श्री गंगानगर सरकारी कतई मिल्स ये हनुमानगढ़ में है। गंगानगर सरकारी कतई मिल्स गंगानगर, गंगापुर, भीलवाड़ा में। राजस्थान में चीनी उद्योग का पहला कारखाना मिल चित्तौड़ जिले में भोपाल सागर के में साल 1932 में खोला गया था और इसका नाम मेवाड़ शुगर मिल के नाम से जाना जाता है, जिसे असम में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल गंगानगर चीनी मिल और कामीनपुरा श्री गंगानगर में है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। राजस्थान में एकमात्र सहकारी मिल की चीनी मिल केशवराय पाटन चीनी मिल है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। सहकारी मिल।
स्पिनिंग और वीविंग मिल राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में है, जो कि 1960 में शामिल किया गया था। और भीलवाड़ा को भारत में का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ 450 से ज्यादा वीविंग इंडस्ट्रीज है, 17 से 18 प्रोसेसिंग हाउस है और 18 स्पिनिंग इंडस्ट्रीज है। और इन इंडस्ट्रीज में हर महीने 9 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता शहर है। इस कपड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। चलो अगली मिस देखते हैं, जेके टायर और श्री सीमेंट के बारे में। ये इंडस्ट्री राजस्थान के राज्य के सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि जीएसटी पंजीकरण 1 जुलाई 2017 में स्थापित की गई थी। के सर्कल बी जो इसका एड्रेस है, शिशुमन ब्यावर, शिशुमन ब्यावर में अवस्थित है। एक सशक्त परिचय, इसके बारे में सारी जानकारियां स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है कब? राजस्थान के किस जिले में जून में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? न्यूनतम मतलब ठंडा। ठंडा कहाँ पर? सिरोही, जिसे हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, आबू पर्वत को। इसका सिरोही इसका सही आंसर है। ये अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ ठंडा और काफी ठंडक रहती है। झालावाड़, ये हालांकि यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, परंतु वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ में होती है, परंतु यह सतह से ज्यादा ऊंचाई नहीं है सिरोही की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर है? नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़ या नागपाड़? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भानगढ़ तो ये जयपुर में है, लीलागढ़ नागपाड़ ये उदयपुर में। ये आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दक्षिण अरावली के कुछ चोटियां, जो कि सियर चोटी 1597 मीटर है, दिलवाड़ा ये भी सिरोही में है, जरगा की पहाड़ियां और अचलगढ़ की पहाड़ी और अरावली पर्वतीय क्षेत्र, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और माउंट आबू इसकी 1722 मीटर है जिसकी ऊंचाई है। नागपानी की पहाड़ी, तारागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा की पहाड़ियां, लीलागढ़ चोटी जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है और नागपानी की पहाड़ी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कुछ और पहाड़ियां भी है, जैसे कि नागपाड़ी, डोरा पर्वत, अरावली पर्वत, गोगुंदा की जो पहाड़ी है, नाग देवता के मंदिर, यहाँ कई नाग देवता के मंदिर है, जैसे नागेश्वर महादेव का मंदिर। ये नागपाड़ के मुख्यतः जो अजमेर में स्थित है वहां के बारे में होता है। इसराना भाकर जिसकी ऊंचाई 839 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटेल्स पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, खुद भी एलिमिनेशन लगा सकते हैं फिर। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है 21 से 22, 11 से 12, 15 से 16, 18 से 19। 1, 2, 3, 4 नहीं आता, कौन सा इसका सही आंसर है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका लगभग राजस्थान का 15 से 16%, 15 पॉइंट कुछ है, जो कि 15 से 16 के मध्य में आता है। इसका सही आंसर 15.22% है। ये परियोजना सतलज नदी से बनी है। इसकी क्षमता 14.7 लाख हेक्टेयर है। इसकी कुछ और अन्य जानकारियां, नलकूप है और कुएं से कितना पानी दिया जाता है, सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत, नहरों के द्वारा कितना दिया जाता है, टैंक में सिंचित किया जाता है, अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित किया जाता है, कुल शुद्ध फसली फसल क्षेत्र कितना है, और राजस्थान में लगभग 75% क्षेत्र वर्षा आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नहर है, भाखड़ा नहर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? देखिए 8 वर्ष में एक बार जहां अकाल पड़ता है उसके बारे में बताना है। भरतपुर, सिरोही, कोटा, झालावाड़ या नहीं आता? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 8 वर्ष में एक बार जो सूखा पड़ता है ये पश्चिमी क्षेत्र होता है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जहां पर 8 वर्ष में एक बार अकाल पड़ता है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इस टाइप से होना चाहिए, चूरू। परंतु यहाँ कोटा है जिसके पास में चंबल है, झालावाड़ है, ये तो खुद ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सिरोही है जिसे हिल स्टेशन कहते हैं, भरतपुर अर्थात यमुना से जस्ट सटके है, अलवर, भरतपुर, चंबल यहाँ जाती है, सब जगह जाती है।
तो इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रतिबद्धता है और नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद विवाद योग्य है। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों की अपेक्षाएं सम्मिलित है। इसमें से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या तीनों या कोई नहीं? इसमें एक सही है, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला दूसरा या नहीं आता। चलिए नागरिक अधिकार पत्र के बारे में पहले पूरा पढ़ते हैं, आप खुद एमुलेशन लगा दोगे। नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर जो एक्ट है एक लिखित दस्तावेज है। इसमें किसी संगठन की सेवाओं से जुड़ी जानकारी, शिकायत निवारण, शिष्टाचार, नागरिकों के प्रति संगठन के प्रति प्रतिबद्धता का विवरण होता है। इसका मकसद नागरिकों के सशक्त बनाना, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों को संगठन की सेवाओं से जुड़ी जानकारी देना और परिवारवाद, निस्तारितता न होने के आगे की प्रक्रिया की जानकारी देना, परिवारवाद निस्तारित न होने या विलंब से होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित करने का व्यवस्था की जानकारी देना। अभी और चलिए आगे पढ़ते हैं। नागरिक अधिकार पत्र में सेवाओं की गुणवत्ता एक गहरा संबंध है और राइट्स भी कहा जाता है, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। नागरिकों के कुछ मूल अधिकारों प्रदान किए गए हैं। अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और लेकिन इन अधिकारों का लाभ तभी मिल पाता है जब सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं गुणवत्तापूर्ण हो। अर्थात वापस क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों की प्रतिबद्धता, नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता, यह सही आंसर है। अर्थात अभी पढ़ चुके हैं हम, गुणवत्तापूर्ण सुधार करना नागरिक अधिकार पत्र पर न्यायालय में वाद विवाद योग्य है, ये सही बात है। ये वाद विवाद योग्य है। कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्से नहीं है। ये जांच एजेंसियों द्वारा फिर जांच का पता लगाया जाता है। उस हिसाब से जब कोर्ट में पेश होती है रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से बताया जाता है कि ये वाद विवाद योग्य है या नहीं है। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों के प्रति अपेक्षाएं सम्मिलित है। इसका अभी व्याख्या और आगे पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा। यह है इसकी व्याख्या। और नागरिकों के मूल अधिकारों को एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के बारे में भारत में क्या क्या स्थिति है और भारत नागरिक अधिकार पत्र में नागरिकों की अपेक्षाएं क्या क्या है, इसमें आपको मिलेगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान के राज्यपाल, न्यायमूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर, कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं दिलाता। ये आपको नहीं आता। देखिए राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है। इसकी व्याख्या, प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव प्रणाली किस प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है। दूसरा कथन है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चित करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेना और ऐसी राय के अनुसार कार्य करता है। अर्थात निर्वाचन आयोग जो राय देता है उसी के अनुसार कार्य करता है। इसमें से कौन सा सही है? पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही है या दोनों गलत है? यहाँ पर 19(1) डाल दिया गया। परंतु जो विधानसभा सदस्य अयोग्यता के निर्धारण कैसे करते हैं? देखिए ये तो 19(1) जो है ये मानवाधिकार जो मानवाधिकार है जो कि सभी के होते हैं, चाहे वो संसद में हो या फिर कहीं बाहर हो, ये मानवाधिकार सबके सम्मिलित हैं। उन्हीं के अनुसार नीतियां बनाई गई। चलिए जो विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के निर्धारण कैसे होता है? ये दल बदल कानून, अन्य कारण भी है, अध्यक्ष का निर्णय, अर्थात इसमें राज्यपाल नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय फाइनल होता है। राज्यपाल अर्थात पहला कथन गलत है। और राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से संवैधानिक प्रमुख होना है। अर्थात ये संवैधानिक अधिकार है उनका, विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। ठीक है, आगे समझ, ये राज्यपाल का निर्णय नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि वो अयोग्य है या नहीं। और 191 के बारे में देखते हैं।
जो ये है 191, जो इसको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा 191 क्या है। अर्थात ऐसे प्रश्नों का राज्यपाल विनिश्चित अंतिम होगा, ये कथन गलत है। ऐसा विनिश्चित करने के लिए राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसे राय के अनुसार कार्य करेगा, ये भी सरासर गलत है। निर्वाचन आयोग का कार्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव करवाना और चुनाव की अहर्ताओं के अनुसार और चुनाव की देखरेख करना, चुनाव से रिलेटेड ही है। एक बार विधायक या एमपी सांसद जो भी बन जाते हैं, पर संसद में इसका कोई इंटरफेयर नहीं होता, संसद में कोई इंटरफेयर नहीं होता इनका, अर्थात दोनों कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो था 1901। और वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल में 8/12/2003 और 13/12/2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे हैं? देखिए, जो राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसके अनुसार 6 है, और कहीं अगर आपको और जगह भी देखने को मिलते हैं, सर्च मारते हैं तो ये 5 देखने को मिलते हैं, परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी का माने है कि तो इसका हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ही मानना चाहिए। वैसे तो इसका सही आंसर 5 है। देखिए इसमें कौन कौन थे, देखिए हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये 6 माने गए। उप राज्यपाल 1/11/2004 से 8/11/2004 तक थे, ये टीवी राजेश्वर। इसी के मध्य पहला था निर्मल चंद्र जैन, कैलाशपति मिश्र, टीवी राजेश्वर, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल और शैलेंद्र कुमार सिंह। अर्थात इनको सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का कार्यकाल सौंपा गया था, जो कि यूपी के भी राज्यपाल थे ये। इनको 8 दिन के लिए जो कार्यभार सौंपा गया था, परंतु कई जगह इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। होने में तो टोटल 6 है ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्यों संख्या है 15, 12, 30, 17 या कोई नहीं? न्यूनतम पदों की संख्या जो कि 25% है, अर्थात ये 12 जो इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, 12 से कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर और अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं, आपको खुद एलिमिनेशन से कर देंगे इसको। इलेक्शन सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, अर्थात एकल है, आयुक्त अकेला है, उसके नीचे कार्यरत है अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट कमिश्नर और अंडर सेक्रेटरी तहसीलदार पब्लिक सिलेक्शन। अंडर सेक्रेटरी के अंदर डेस्क ऑफिसर, नायब तहसीलदार और अकाउंट ऑफिसर, स्टैटिक ऑफिसर। वोटर रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी, ये स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के नगर पालिकाओं के चुनाव और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में 94 में किया गया था, अर्थात पहला भी सही है, पहला कथन सही था। पंचायती राज संस्थाओं में नगर पालिका के चुनाव में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव के प्रावधान और निष्पक्ष स्वतंत्रता के तरीके से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, अर्थात एलिमिनेशन से अब आप तो कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन के बारे में एलिमिनेशन कर दोगे इस व्याख्या को पढ़ने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन का कौन सा सही है, 1, 2, 3, 4 या नहीं आता? देखिए ये भी थोड़ा पेचीदा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सन 1999 में इसका आयोजन किया गया था, और राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कई प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करता है। इन परीक्षाओं के जरिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS, RPS और राजस्थान तहसीलदार RTS में भर्ती होती है। RPSC की कुछ लोकप्रिय परीक्षाओं की व्याख्याता स्कूल शिक्षक, कॉलेज प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षा शामिल है, जिनमें से
राज्य सूचना संख्या के जरिए की गई थी। 2014 में RSMSSB की स्थापना राज्य सरकार ने 29 जनवरी को 2014 को अधिनियम सूचना संख्या के जरिए की थी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे? कौन थे? कैलाश वांगचुक, इंद्रनाथ मोदी, DS दवे, KK शर्मा या नहीं आता? देखिए इसका सही आंसर देखते हैं, 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? इनमें से कैलाश वांगचुक इसका सही आंसर है। इसकी कुछ व्याख्या, 1956 में भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के लिए वारंट जारी किए थे और अवधि में भारत के उच्च न्यायालयों के गठन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कालखंड था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। 14 नवंबर 2011 को प्रवृत्त हुए थे और प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। और तीसरा है आवेदक के प्रति प्रतिकर के समुदाय में आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। इसमें से कौन सा सही है? पहला तीसरा, पहला दूसरा, पहला सही है या दूसरा तीसरा सही है या नहीं आता? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले इसके बारे में संक्षिप्त परिचय। पहला है 14 नवंबर 2011 को लोक सेवा आयोग ने गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया था, अर्थात एक तो हो गया। और इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नागरिकों को सशक्त बनाना, अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और समय सीमा निर्धारित की गई थी। क्षतिपूर्ति, अपीलीय अधिकार, अपील कर सकता है। सूचना का अधिकार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम का प्रभाव, इस अधिनियम में लागू होने में राजस्थान में शासन के पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ी है। नागरिकों के अब अपनी सेवाओं के निर्धारित समय सीमा के बारे में पता होता है। वो देरी होने से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं। कौन सी सेवाएं शामिल है इसमें से? राजस्व विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। और आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी कुछ जानकारी डाली हमने। आप इस अधिनियम के अपनी शिकायत ऑनलाइन ऑफलाइन दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के महत्वपूर्ण कदम जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मदद करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के प्रथम और द्वितीय अपीलीय फीस राजस्थान लोक सेवा गारंटी 2011 के महत्वपूर्ण अधिनियम, जिसके उद्देश्य नागरिकों को सेवाएं समय पारदर्शी तरीके से प्रदान करना है। इस अधिनियम की प्रक्रिया में फीस संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से अब हो जाएगा क्वेश्चन। प्राथमिक और द्वितीय अपील में फीस आसानी से प्रदान कर सकता है और उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्त कर रखता है। फीस दे नहीं है, कोई फीस दे नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, विधान सभा के विपक्ष का नेता, राज्यपाल या मुख्यमंत्री या कोई नहीं। देखिए राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल वही करता है जो कैबिनेट बोलती है। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री तय करता है। तो अर्थात ये तो है विधानसभा के विपक्ष का नेता इसमें शामिल होता है, सही बात है। ये भी है राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये तो तीनों शामिल है। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अर्थात इसका आंसर नहीं है तो पहला नहीं है। इसकी व्याख्या ये स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही क्रमांकन के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। डॉक्टर ज्योति किरण, BD कल्ला, प्रद्युमन सिंह। चलिए मैं व्याख्या बता देता हूँ, आपको खुद एलिमिनेशन कर दोगे इसका। पहले तो राज्य वित्त आयोग के आरोही क्रमानुसार कुछ नीतियां हैं और रिपोर्ट है। उसके बाद इसको स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये रहे सारे वित्त आयोग का पूरा कालानुक्रम, अध्यक्ष कौन कौन थे और उनका कार्यकाल कितना था। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है?
नागरिक और सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि या नहीं आता। देखिए, इसके मूल उद्देश्य को पता करना है। चलो मैं व्याख्या में डाल देता हूँ। इसका उद्देश्य क्या कहते हैं, सारे उद्देश्य जो है यहाँ शामिल है। 2005 के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आमतौर पर आरटीआई अधिनियम कहा जाता है और ये उद्देश्य है पारदर्शिता को बढ़ाना, जवाबदेहिता बढ़ाना, सुशासन को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, आरटीआई अधिनियम की अधिक मांग करना, सरकारी बजट और खर्च, सार्वजनिक परियोजना, सरकारी दस्तावेज और सरकारी अधिकारियों और संपत्ति आय। आरटीआई अधिनियम कैसे काम करता है उसकी जानकारी है और उसका महत्व क्या है इसके बारे में। अर्थात सरकार को कार्यवाही की पारदर्शिता और जवाबदेही को वृद्धि करना, जो कि जवाबदेहिता पारदर्शिता को बढ़ाना ये भी है, और लोकतंत्र की विविधता में वृद्धि करना ये भी है, और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना ये भी है, और नागरिकों को सशक्त बनाना इसका आंसर नहीं है, अर्थात पहला इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसंतराव पाटिल, प्रभा राव, राज्यपाल राम नाईक, दरबार सिंह, मुख्यमंत्री कौन कौन थे उस समय, इनका मिलान करना है। चलिए ये तो व्याख्या से आप भी कर दोगे। वसंतराव पाटिल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी पहले में सी, बस इसमें से हो गया, अब बाकी आप मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है इसका? इसका देखिए 2004 में इसका सही आंसर है। डीसी सावंत की नियुक्ति के समय अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया था और इसके कारण प्रभाव सारी जानकारियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का या की है अधिकार, दायित्व, प्रकार, शक्ति। देखिए जो 2013 है के अधीन अध्यादेश जारी करना ये इसकी शक्ति है, न कि दायित्व। 2013 के जो है, देखिए 2013 में क्या क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है विशेष परिस्थितियों में, अर्थात ये शक्ति देता है, ना कि दायित्व है इसका, ना अधिकार है और प्रकार भी इसका नहीं है, कार्यवाही में शामिल नहीं है, ये इसकी शक्ति है, ये ऐसा कर सकता है। संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? जनमरण सांख्यिकी, सड़कें और पुल, अग्निशमन सेवाएं, बाजार और मेले, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है इसका? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। ईश्वर शहरी विकास योजना, पर्यावरण संरक्षण, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, यातायात, जल आपूर्ति और सीवेज, विद्युत, आवास, समाज कल्याण, सांस्कृतिक गतिविधियां, और अनुच्छेद का महत्व क्या है और उसके विषय क्या कहते हैं, ये सारे। और इसके 43 डब्ल्यू और नगर पालिका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने जजशिप आते हैं? कौन सा इसका सही आंसर है? 19, 14, 17, 21। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। राजस्थान जो उच्च न्यायालय जोधपुर है उसमें 11 जिले शामिल है और टोटल तो इसमें जैसे 50 जो स्वीकृतों की संख्या है जोधपुर प्रधान पीठ में, जजों की स्वीकृत संख्या 50 है, जो कि जयपुर और जोधपुर दोनों बेंचों में बदलते रहते हैं। इसी 50 संख्या है टोटल, जो कि कम ज्यादा होती रहती है। ये समय अनुसार आप करंट देखना पड़ेगा ये तो, क्योंकि उस समय ये पेपर जब आया था उस समय संख्या अलग थी, आज अलग है और कल अलग होगी, क्योंकि 50, 46 जो सीजीआई है वो प्रयुक्त करते हैं कि कौन कौन इनके में शामिल होंगे। और राज्य में जब उच्च न्यायालय के पीठाधीश अधिकारी हैं अर्थात प्रमुख जज हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है जजों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, 1963 में राजस्थान के प्रशासनिक सुधार समिति जो हुई थी, उस सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों में निम्न में से कौन से कथन सही है? सचिव के पद की नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है, सचिव के पद के लिए केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होना चाहिए, न कि वरिष्ठता। अर्थात जो ज्यादा अनुभवी है वो सचिव कहलाएगा, या फिर जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम होता है
उस तरह से नहीं होना चाहिए, ये इसका आधार था। कौन सा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत है? 1963 में दायर किया गया था इसे। ये दोनों कथन सही है, क्योंकि चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में आपको सब समझ में आ जाएगा। राज्य की सरकारी सिफारिशें और केंद्र की मजदूरी, ये मुख्यमंत्री अपने हिसाब से चूज करता है कि सचिव ये होगा, जो कि सचिव का कार्य, चयन की प्रक्रिया, अनुभव और वरिष्ठता इसका प्रमुख है। राज्य की सरकार की सिफारिश है, केंद्र सरकार की मंजूरी है, मुख्यमंत्री की भूमिका इसमें मुख्यतः है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ और रिपोर्ट भी है जो कि 537 महत्वपूर्ण सिफारिशें इनमें शामिल थी। 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 70 के दशक में मध्य में समाप्त होने से पहले आयोग ने करीब 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, जो 1963 में जो प्रमुख सुझाव दिए गए थे उसके बारे में सारी जानकारी। जनता की भागीदारी, अधिकारियों के स्थानांतरण, कार्मिक प्रबंधन, लोक सेवाओं का पुनर्गठन, इन सुझावों का महत्व क्या था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? कौन सा अनुच्छेद में था? 145, 300, 245 या 320? देखिए इसका जो आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है? इसमें 320 3 जो अनुच्छेद है इसमें ये शामिल है, और 320 3 और सी क्लोज क्या कहता है उसके बारे में सारी जानकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष है? वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेहिता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी या फिर नहीं आता? कौन सा सही है? 1 2 3 4। देखिए इस जो सोसाइटी जवाबदेहिता पारदर्शिता सोसाइटी है, इसका जो प्रशासनिक अध्यक्ष भी प्रशासनिक में ही शामिल होता है, अर्थात जो जवाबदेही होती है वो कार्यपालिका द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, अर्थात मुख्य सचिव इसका सही आंसर है, न कि राजनीतिक गलियारों में ये घूमता रहे। इसकी सारी जानकारी आप पढ़िएगा, इसके बारे में और अधिक जानकारी महत्वपूर्ण और निष्कर्ष तक सारी जानकारी। 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश के कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? 11.60, 10.60, 9.60 या 8.60? देखिए इसमें करीब कौन सा आंसर सही है? 1 2 3 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सेकंड आंसर इसका सही है, 10.60, और कई जगहों पर ये 10.8 के करीब भी बताते हैं इनको। 11.36 भारत में कुल पशुधन का लगभग 11.36% हिस्सा है, और कुल जगहों पर 2019 में पशुधन जनगणना के अनुसार 56.8 मिलियन पशुधन था, जो भारत की कुल पशुधन आबादी का 10.8% है। और कुल पशुधन राजस्थान में 5.77 करोड़ का धन है, और इसमें गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी इनका प्रतिशत। चलिए इसका जो पूरी व्याख्या है, आपको कई जगहों पर कुछ मिलता है, कई जगहों पर कुछ मिलता है, परंतु एलिमिनेशन के अनुसार आपको निर्धारित करना पड़ेगा, जो कि बजट में शामिल है। कई जगहों पे अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि बजट पहले से बजट रिपोर्ट देना अलग होता है। जब बजट जो साल भर का ब्यौरा, पिछले साल भर का ब्यौरा जो निकल के आता है उसमें रिपोर्ट में वो अलग होता है, तो थोड़ा सा अंतर चलता है इसमें से। कई बार क्वेश्चन परीक्षाएं पहले हो जाती है तो पहले जो पूछते हैं तो थोड़ा सा अंतर आगे पीछे होता है इसमें। ये आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से ये दायर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? 50,000, 75,000, 25,000 या 1 लाख, या नहीं आता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये